जय हिंद मेरे सेठ सेठियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे खतरनाक से टॉपिक पे। खतरनाक इसलिए है क्योंकि बच्चों ने इस टॉपिक को खोजने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद किया है। और जद्दोजहद इसलिए किया है क्योंकि क्लास 9th के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मेरा पुराना जो चैनल है प्रीतम एकेडमी 1 वाला, जिसको हम लोगों ने प्रीतम एकेडमी से शुरू किया था, उस पे इस टॉपिक पे वीडियो पड़ा हुआ है। और बच्चों ने वो वीडियो देखने के बाद बोला कि सर एक विस्तार पूर्वक इसका वीडियो बना के दें, और बहुत ज्यादा कॉल आया। तो ये टॉपिक आपका क्या है, ओलंप दे गुज की नाम की एक महिला क्रांतिकारी थी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बच्चों ने कॉमेंट किया। तो चैप्टर आपका क्लास 9th से है, हिस्ट्री का चैप्टर 1 है फ्रांसीसी क्रांति। इस चैप्टर से ही आपका पूरा का पूरा जो है क्वेश्चंस आया है। तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। एक तो पूछेगा कि ओलंप दे गुज कौन है, और दूसरा क्वेश्चन आपका पूछेगा कि ओलंप दे गुज द्वारा तैयार किया गया घोषणा पत्र का व्याख्या कीजिए। या एग्जामिनर बहुत ज्यादा जब एक्साइटेड होगा तो यहां से पूछ देगा कि ओलंप दे गुज द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र का उल्लेखित मूलभूत अधिकारों की क्या करें, व्याख्या करें। यानी कि जो भी घोषणा पत्र इन्होंने तैयार किया उसकी जानकारी देने के लिए बोलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एक फोटो दिखाऊंगा, और ये फोटो में और कोई नहीं बल्कि महिला क्रांतिकारी ओलंप दे गुज है। देखने में कुछ पुरुष जैसा लग रहा है, लेकिन ये पुरुष नहीं, वास्तव में एक महिला है। आप इसकी छवि आराम से देख सकते हो। अब बात करते हैं ओलंप दे गुज के बारे में। तो सबसे पहले ये कौन थी, इसकी जीवनी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ओलंप दे गुज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप में सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी। अब क्या था कि जब फ्रांस में क्रांति का दौर चला, क्रांतिकालीन दौर, यानी कि जब फ्रांस में क्रांति का दौर चला, तो उस समय राजनीतिक रूप से जो महिला सबसे ज्यादा सक्रिय थी, उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका था, और वो किसी का नहीं था बल्कि ओलंप दे गुज का था। अब बात करेंगे, अब इनका जन्म जो हुआ, जिनका जन्म जो है वो 1748 में हुआ, और इनकी मृत्यु जो होती है वो 1793 को होती है। तो आप देख सकते हो कितनी वर्ष इन्होंने ये जीवित रहे। अगर मैं नागरिक का बात करूं तो जो ओलंप दे गुज है माय डियर फ्रेंड, ये फ्रांस का नागरिक है। कहां की नागरिक है? फ्रांस की नागरिक है। अब यहां पे सवाल है कि आखिर ये फ्रांस की तो नागरिक है। चलो, हम लोगों ने देखा कि इसका जन्म हुआ 1748 में, ये एक सक्रिय महिला है ना। 1793 में मृत्यु हो जाता है, फ्रांस की नागरिक है। लेकिन आखिर ये चर्चा का विषय बना, तो चर्चा का क्या मुख्य कारण है? आज का बात नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि आखिर फ्रांस में चर्चा का विषय क्यों बना, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहला कारण चर्चा का कि संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। तो जब फ्रांस में जैकोबिन क्लब का उदय हुआ, और जैकोबिन क्लब ने क्या किया, फ्रांस में अपने राजकाज को संभाला, तो उस समय जैकोबिन क्लब के द्वारा एक, मैं बोल सकता हूं कि एक घोषणा पत्र बनाया गया, जिस घोषणा पत्र का क्या नाम था, संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र बनाया। उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। अब उसी समय क्या किया, 1791 में, क्या कब का बात कर रहा हूं, 1791 में इन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार जो है घोषणा पत्र तैयार किया। और ये जो घोषणा पत्र तैयार किया, इन्होंने क्या किया कि जो उस समय फ्रांस की महारानी है, उनको उन्होंने क्या किया, घोषणा पत्र सौंप दिया, जिससे बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ। और बखेड़ा इतना खड़ा हुआ कि 1993 में ओलंप दे गुज ने महिला क्लबों को जो जबरदस्ती बंद किया गया इस घोषणा पत्र के सौंपने से, उसके लिए जिस सरकार ने इन महिला क्लबों को बंद किया, उसके प्रति इन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना करना क्या क्या शुरू किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहला कि इन्होंने क्या किया, संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र का विरोध किया। दूसरा, 1991 में क्या किया कि महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और महारानी को सौंप दिया। जब यह घोषणा पत्र सौंपा गया, तो उसी दौरान 1993 में क्या किया, जो ओलंप दे गुज के द्वारा जो भी महिलाएं क्लब बनाया गया था, उनको जबरदस्ती बंद कर दिया गया, जिसके लिए जो सरकार उत्तरदायी थी, तो उस समय सरकार जो उत्तरदायी था, उनको कौन सरकार था, जैकोबिन क्लब का, तो उसे क्या किया गया, उसके प्रति इन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, आलोचना किया। अब यहीं पे नहीं था, तो जब इन्होंने जैकोबिन क्लब पे, सरकार पे आलोचना करना शुरू किया, तो इनको क्या किया गया कि उन पर कन्वेंस द्वारा
कन्वेंस द्वारा, यानी कि मैं बोल सकता है प्रकार की कानूनी मुकदमा होता है, या मैं अदालत का मैं बात करूं तो कन्वेंस द्वारा क्या किया, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और देशद्रोह का मुकदमा चलाने के बाद उन्हें क्या कर दिया गया, फांसी पे लटका दिया गया। तो ये घटना है 1753 को, जब उन्हें फांसी दे दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा बताइए कि संविधान तथा पुरुष नागरिक अधिकार का विरोध किसने किया, तो महिला क्रांतिकारी ओलंदेगुज ने किया। महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया, तो महिला ओलंदेगुज ने किया था। और यह भी पूछेगा कि जब महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर दिया गया तो उसके लिए सरकार की आलोचना किसने किया, तो ओलंदेगुज ने किया। अब पूछेगा ना फांसी कब दिया गया, तो 1793 में इनको क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न इस तरह का पूछेगा कि ओलंदेगुज द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र का क्या करें, व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ओलंदेगुज द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र के उल्लेखित मूलभूत अधिकारों की क्या करें, व्याख्या करें। यानी कि जो घोषणा पत्र महिला ओलंदेगुज ने बनाया उसमें क्या अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया, उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो बात करें हम लोग तो देख सकते हो ओलंदेगुज ने घोषणा पत्र में निम्नलिखित मूलभूत अधिकारों को उल्लेखित किया। सबसे पहला क्या किया कि महिलाएं जो होती है वो जन्मजात स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के क्या है, समान है। इनका मानना था कि जो भी महिलाएं हैं वो जन्म से ही स्वतंत्र हैं, ये अपने बात को, अपने पक्ष को और अपने काम को खुद से कर सकती हैं, और जितना अधिकार एक पुरुष को है उतना ही अधिकार क्या है, हमें है, ऐसा इनका मानना था। और यही सबसे पहले उन्होंने घोषणा पत्र पे लिखा। अब घोषणा पत्र में दूसरा बात क्या लिखा है कि सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी राजनीतिक संगठन होता है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जो भी पुरुष है अथवा जो भी महिला है उनके जो भी नैसर्गिक अधिकार है, यानी कि सबसे आवश्यक जो अधिकार हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको जनता के लिए संरक्षित करना चाहिए। ये एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य होना चाहिए। अब सवाल आएगा कि सर अधिकार क्या क्या है, तो ओलंदेगुज का मानना था कि जो भी नैसर्गिक अधिकार है उनमें स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, है ना, और सबसे बढ़कर शोषण के प्रति जो है, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मायने रखता है। तो ये सारे अधिकार जो है नैसर्गिक अधिकार है जिनका संरक्षण करना राजनीतिक पार्टी का क्या है, धर्म है, ऐसा इनका मानना था। साथ ही इन्होंने क्या बोला कि समग्र संप्रभुता, समग्र माने सभी को, संप्रभुता माने बराबरी का अधिकार, सिंपल सा बात है। तो समग्र संप्रभुता स्रोत राष्ट्र में निहित है जो पुरुष एवं महिलाओं के संघ के सिवाय नहीं है। यानी कि जो भी समग्र संप्रभुता है वो केवल राष्ट्र में निहित नहीं है, बल्कि राष्ट्र में जो निहित है वो पुरुष और महिलाओं के लिए निहित है। यानी कि जो भी समग्र विचारधारा है, जो समग्र संप्रभुता का विचारधारा है वो केवल राष्ट्र में निहित नहीं है, बल्कि जो भी पुरुष और महिलाएं हैं उनके संघ के द्वारा ही क्या है कि समग्र की शक्ति निहित है। और इसी से क्या किया जाएगा, समग्र की जो संप्रभुता की भावना है उसको आपको बरकरार रखना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि कुछ सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति भी लोगों के पास होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि जो राज्य बोल रहा है वही होगा या राज्य का शासक बोल रहा है वही होगा, ऐसा नहीं, बल्कि हमारी कुछ सामान्य इच्छा होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि साथ ही महिला और पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यानी कि जो भी महिला और पुरुष है या जो भी नागरिक है अपने राष्ट्र का, वहां के जो भी पुरुष है या जो भी महिलाएं हैं उनका या तो व्यक्तिगत तौर पे, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए व्यक्तिगत रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा जिसमें वो क्या करेंगे, व्यक्तिगत किसी के द्वारा, जो जनप्रतिनिधि होगा उनके द्वारा जो विधि निर्माण होगा, यानी कि जो कानून का निर्माण होगा उनमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए, ये इनका मानना था। साथ ही क्या कहा कि यह सभी के लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो विधि निर्माण की बात मैंने किया वो केवल पुरुषों के लिए हो या जो भी फायदा हो वो केवल औरतों के लिए नहीं, दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, ऐसे इन्होंने कहा। साथ ही क्या कहा कि सभी महिलाएं एवं पुरुष या अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के लिए हकदार हैं। और साथ में इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही हकदार होते हैं या प्रतिभागी होते हैं या योग्यतावान होते हैं। अगर महिलाएं योग्यतावान हैं किसी पद के लिए और साथ में पुरुष भी अगर उस पद के लिए योग्यता धारक रखते हैं तो दोनों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल पुरुषों को ही ज़्यादा प्रीफरेंस देना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। अब आगे देख सकते हो
कि कोई भी महिला अपवाद नहीं है, यानी कि कोई भी महिला अपवाद नहीं, उनको अलग अधिकार नहीं देना चाहिए। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराया जा सकता है, गिरफ्तारी और नजरबंद किया जा सकता है। साथ इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिसको अपवाद है, अगर वो कानून के समक्ष यानी कि विधि सम्मत, अगर वो कानून के समक्ष या कानून के प्रक्रिया के दौरान अगर किसी प्रकार से अगर वो अपराधी है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे नजरबंद किया जा सकता है, यानी उसे जेल में डाला जा सकता है। ऐसा उनका मानना था कि कानून के समक्ष सबकी बराबरी होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने क्या कहा कि पुरुषों की तरह महिलाओं को भी कठोर कानून का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। ऐसा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा और आप देख सकते हो ये घोषणा पत्र है जिसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इतनी सारे बातों का जिक्र जो है ओलंपिक गुज ने किया और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक नैसर्गिक चीजें की बातकारी होनी चाहिए। अगर आप इनके घोषणा पत्र को ध्यान से देखोगे तो वो सारी बातें बोली जिनके लिए महिलाओं ने काफी हद तक संघर्ष किया और बहुत दिनों तक संघर्ष किया। तो ये पूरा का पूरा ओलंपिक गुज का टॉपिक था। मैं आपको बता दूं कि ऐसे हम लोग क्लास 9 का एमसीक्यू का पार्ट वाला वीडियो ले रहे हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से आराम से प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, जहां से आपकी जो भी एमसीक्यू का जो क्लास 9 में एग्जाम होता है उसका आप आराम से आंसर दे पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना है। साथ में क्या करना है कि जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि वहां से आपको टाइम टू टाइम आपका अपडेट मिलेगा। और जैसे आप क्लास 10 चल जाओगे तो फिर 10th का आप देख सकते हो भरमार पड़ा हुआ है आपका प्लेलिस्ट पे और बाकी सारी चीजों पे। क्लास 9 का आपका एग्जाम जनवरी में होगा, आपको पता होगा। जैसे आपका जनवरी में क्लास 9 का आपका एग्जाम होगा तो पूरी की पूरी फिर आपको अच्छे ढंग से इसकी पढ़ाई करा दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। जाते के बाद वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।